हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक आर्कीटाइप गुडनेस। उदारता का गुण सीखना, अच्छा होने का गुण सीखना, हम कैसे अच्छे बन सकते हैं। और ये एक आर्कीटाइप गुण है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, हम एक ऐसी, हमारे पास चक्की है, जैसे गेहूं पीसने की चक्की होती है ना, ऐसे ही हम उस चक्की में उस गुडनेस को अपने मन के साथ जोड़ने लगते हैं। और मन के अंदर वो चक्की दूसरों को प्लीज करते करते, अच्छा बनते 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 वो सब धूमिल हो जाती है। कंकर पत्थर आने लगते हैं गेहूं के आटे के साथ, जैसे जैसे वो चक्की पिसती रहती है। तो जो गुडनेस है उसको हमें एक आर्कीटाइपल वैल्यू समझकर गुडनेस को सीखना है। क्योंकि अब हमारे पास हम एक ऐसा बीज डाल रहे हैं जिसमें नया पेड़ बनेगा, नए पत्ते आ रहे हैं, नई शाखाएं आ रही हैं। और ये जो शाखाएं हैं हमारी, ये एक आर्कीटाइपल, जो हमारा चौथा बॉडी है जिसके बारे में हम सुप्रामेंटल बॉडी की बात करते हैं, उस बॉडी की बातें हो रही हैं। अब हम उस गुडनेस की बात नहीं कर रहे हैं कि जिसमें हम अपने सत्य को छोड़ के और दूसरों को प्लीज करने के लिए एक अच्छा और उदार होने का थोड़ा सा ड्रामा करते हैं। वो हमें नहीं करना है। अब हमें सच में ये बातें सीखनी है। तो हम कल जो बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि द लॉ ऑफ वन। लॉ ऑफ वन का मतलब क्या है कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें, जो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जो पत्ता है वो फूल नहीं बन सकता, और जो फूल है वो फल नहीं बन सकता। और इस प्रकार से अगर हम एक दूसरे को समझने लगे कि जो अपनी जिंदगी में जो अपना प्लान करके आया है उसको हम वैसे ही स्वीकार करें, और उसके स्वीकार करने के बाद हम अपनी जो आर्कीटाइपल वैल्यूज हैं हम उसको सीखें। यानी कि बहुत व्यू ब्रॉडर व्यू हमें रखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, ब्रॉडर व्यू देखना है। जब हम अपने ब्रॉडर व्यू को समझें कि हमारा जो चौथा बॉडी है, सुप्रामेंटल बॉडी है, जो पांचवा बॉडी है ब्लिस बॉडी है, जो छठा बॉडी है जो कॉस्मिक बॉडी है, जो सातवां बॉडी है जो निर्वाणिक बॉडी है, और भी बॉडीज हैं आगे, अभी हम सात की बात कर रहे हैं। तो ये जो बॉडीज हैं, ये बॉडीज हमारी एक ब्रॉडर ब्रॉडर व्यू के अकॉर्डिंग अब हम महसूस करने लगे हैं, अपनी उन मूल आत्मा के गुणों को महसूस करते जा रहे हैं। अभी तक हमने गुडनेस को या अपने धर्म को अपने मन के साथ जोड़ के हमने ये बातें सीखी थी। जैसे अभी एक और जनरल कुछ उदाहरण है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैरिजेज जो हो रही है, बड़ा मोटा सा एग्जाम्पल है। और जो गुड और जो इविल है, उन दोनों का लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, अच्छे और बुरे का, कि ये गुडनेस है, ये बैड थिंग है, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने बुरा किया। अगर किसी घर में लव मैरिज हो जाती है तो कहते हैं भाई संस्कार ही नहीं दिए थे माँ बाप ने, ऐसा बोलते हैं। तो अब हम उसको क्या कहेंगे, कि गुडनेस में आएगा या इविल में आएगा। तो हम उसको तुलना करने लगते हैं। और या अगर एक बच्चा जो है पढ़ाई करता है अच्छा, और एक बच्चा बिल्कुल अच्छी पढ़ाई नहीं करता, तो हम उसमें तुलना करने लगते हैं। अच्छे और बुरे की तुलना पेरेंट शुरू कर देते हैं, पूरी फैमिली शुरू करती है, सोसाइटी शुरू कर देती है कि ये अच्छा है ये बुरा है। ये अच्छे और बुरे की परिभाषा जो है वो कहाँ से आई, किसने दी ये परिभाषा? एक बार थोड़ा सा, जब हम अगर सच में अपने उस आत्मा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो ये परिभाषा हमें खुद ढूंढनी है कि परिभाषा किसने दी। तो इसका मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल, जो मेरे जीवन में एक घटना घट रही थी और मैं कैसे मेडिटेशन में आई थी जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे और क्वेश्चन मार्क रहता था। हम जब ऑफिशियली जाते हैं तो मेल और फीमेल का क्राइटेरिया भी होता है,
और घर में जो बच्चे हैं, बच्चा जब बड़ा होता है, एडोलेसेंट एज में कदम रखता है, तो हम कहते हैं कि नहीं शॉर्ट्स मत डालो, अच्छी बात नहीं होती, आप ये स्लीवलेस मत डालो, अच्छी बात नहीं होती। हम अच्छी बात नहीं होती, अच्छी बात नहीं होती, अच्छी बात नहीं होती उस बच्चे के दिमाग में भर देते हैं, उसको इरिटेशन होने लगती है। वो ही कहते हैं कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। वो बच्चा मेरे को आके बोलता है कि मम्मा, अगर मैं आपके सामने ये बात नहीं कह सकता तो मैं किसके आगे कहूंगा? आप हर बार ये कह देते हो कि अच्छी बात नहीं होती। अच्छी बात क्यों नहीं होती है तो बात समझा दो, हमारे पास समय नहीं होता उस बात को समझाने का। और एक बच्चे की जो सोल के ऊपर उसका जो इम्प्रेशन पड़ता है, वो इम्प्रेशन जो है वो इतना मतलब इतना डीपर उसका प्रभाव होता है उस बच्चे के ऊपर, कि वो बच्चा शायद अपनी माँ से या पिता से या भाई से या बहन से वो बात नहीं कर पाता कि इसने तो सुनना ही नहीं है, उसके दिमाग में एक बात आने लगती है। तो गुडनेस और जो इविल की जो बात है ना, ये बात कहाँ से आई, हमने कहाँ से सीखी है बात? हमें जो सोसाइटल जो चेंजेस होती हैं, या हमने सोसाइटी से ये बातें धीरे धीरे करते करते उसको खुद में ही अच्छे और बुरे की परिभाषा खुद बना दी। लेकिन जब हम ब्रॉडर व्यू समझने लगते हैं, तब कहीं जाके हमें अच्छे और बुरे की परिभाषा समझ आती है कि अच्छा, अच्छा और बुरा तो कुछ है ही नहीं इस दिन यहाँ पर। यहाँ पे अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो हम एक चीज गिरते हैं, गिरने के बाद सीखते हैं, और हम अपने आप को बदलते हैं, और बदलने के बाद हम अपने अनुभवों से अपने आप को और ऊपर लेवल तक लेकर जाते हैं। ये अच्छे बुरे की परिभाषा की बात ही नहीं है। तो ऐसे ही मेरी फैमिली में ऐसे मेरे साथ ऐसी घटनाएं घट रही थी जब मैं मेडिटेशन में आई। तो बाद में मुझे पता लगा कि बच्चे जब आके पूछते तो मैं बहुत ध्यान से सुनने लगी कि वो बच्चा मेरे से क्या पूछना चाहता है, क्या मेरे से समझना चाहता है। मैं उसके साथ उसकी इंडिपेंडेंट लाइफ को क्यों नहीं जीने दे रही हूँ। ये जो समस्याएं मेरे सामने आ रही थी, तब मुझे पता लगा कि गुड और एविल की परिभाषा मुझे समझ आई 10 12 15 साल पहले। क्यों? क्योंकि हम हर चीज को बुरे और अच्छे से तोलने लगते हैं, क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी हुई थी कि मेरी परवरिश में बताया गया कि ऐसा करना चाहिए, तुम बाहर सोसाइटी में जाओगे तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम गांव में जाते हैं तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें सिर के ऊपर चुन्नी लेनी चाहिए अगर कोई आ जाता है। ये सारी बातें अच्छे और बुरे के अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि इससे कैसे निकले। लेकिन जैसे ही स्वाध्याय मैंने शुरू किया और कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ी, तो खलील गिब्रान का पुस्तक पढ़ा, खलील गिब्रान की जो वीडियोस हैं वो देखी, तब जाकर मेरे को धीरे धीरे क्लैरिटी, रूमी को पढ़ा, तब जाकर ये क्लैरिटी हुई कि अच्छा, गुड और एविल तो कुछ है ही नहीं, ये तो चीजें होती ही नहीं। मैंने अपने मन में दायरा बना रखा था, या मेरी फैमिली ने दायरा बना रखा था बच्चों के लिए कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, टूट जाएगा तो गुस्सा करेंगे। ये सब चीजें तुरंत उसी क्षण चेंज किया, और लाइफ इतनी स्मूथ हो गई। क्योंकि गुडनेस जो है एक आर्कीटाइप क्वालिटी है, वो क्वालिटी एक मन से परे है, जहां पे अच्छे और बुरे की कोई परिभाषा नहीं होती। वहां पर आप अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को या वाइफ को आप उस उदारता से उनको एक ब्रॉडर व्यू बताते हो। और एग्जाम्पल है, हर फैमिली में कोई ड्रिंक करने वाला जरूर होता है। ऐसे ही हर फैमिली के अंदर जब ड्रिंक करने वाला, तो जींद में जब मेरी पोस्टिंग थी तो मैंने वहां पर लगभग 1 साल काम किया। जो ड्रिंकर्स होते हैं, जो खूब ड्रिंक करते हैं, तो मैं उस सोसाइटी में जाती थी। उस सोसाइटी में जाने के बाद कोई उनसे ये नहीं पूछता था कि तुमने शराब पीनी क्यों शुरू की, क्या वजह रही, क्या कौन सी ऐसी समस्या थी। नोबडी, किसी कोई हिम्मत नहीं करता ये बात पूछने की, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। तो एज ए डॉक्टर होते हुए वहां पर समय बिताया, और पता लगा कि उनकी समस्याएं क्या हैं उन लोगों की, वो क्यों इस तरीके से अच्छे और बुरे में फंस जाते हैं। वो अच्छे और बुरे में फंसते हैं कि जैसे कोई प्रॉपर्टी की बात थी, कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप था, इवन कि एक यंग बच्चा है जो प्रोटीन खा रहा था दुकान से ले लेके, अपनी मसल बनाना चाहता था। घर में सब उसको चिढ़ाते थे
कि तुम तो बहुत गंदे लगते हो। इस तरह की समस्याएं सुनेगा कौन? इस तरह की समस्याएं सुनने के बाद अगर पेरेंट्स सुनते हैं, तो ये समस्या जो हम अच्छा और बुरे की जो परिभाषा है, उस परिभाषा से कहीं हम ऊपर आ सकते हैं, गुडनेस की क्वालिटी आ सकती है। मुझे एक और पेशेंट, दो सिस्टर्स हैं और वो बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलती थी। तो एक का हाइट छोटा है, एक का हाइट बड़ा है, एक सुंदर है, एक सुंदर नहीं है। अब अच्छे और बुरे की बात आ गई, तो घर में कहते कि तू तो छोटी रहेगी, तू तो दूध नहीं पीती है, देखो ये तो लंबी हो गई है, ये तो बड़ी सुंदर हो गई है, तू ऐसा हो गई है, तो ऐसा हो गई। उसके मन में ये आ गया कि मैं तो बहुत बेकार हूँ, मैं तो बहुत बुरी हूँ। और ऐसा करते करते बच्चे में डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन में आने के बाद ओपीडी में वो आई, तो पेरेंट्स के साथ वो दोनों लड़कियां आई, तो पेरेंट्स के आगे बोल नहीं पाई। वो कहते हैं आंटी मेरे को आपसे एक बात करनी है प्राइवेट में। मैंने कहा हाँ चलो आप बाहर बैठ जाइए। मैंने उस बच्चे को अलग बिठाया। अलग बिठाने के बाद वो कहती है कि आंटी मेरे घर में ना हमेशा मुझे टोकते रहते हैं कि तू बिल्कुल बेकार है, तू बुरी है, तू खाना नहीं खाती, तू ये नहीं करती, जबकि दोनों अच्छी प्लेयर है। और ये कौन देता है ये परिभाषा? तो तकलीफ होती है अंदर से कि हम शायद एक आर्किटाइपल वैल्यू जो गुडनेस की है वो डेवलप नहीं कर पाए अपने घर में या अपनी सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशन में। किसने ये परिभाषाएं दी हैं? तो सबसे पहले तो ये है कि हम इस बात को समझे कि हमें अपनी सोसाइटी से इस तरह की जो डेफिनेशंस हैं वो हमें खुद को रिमूव करनी है। जैसे मैंने अपनी लाइफ में रिमूव की कि अच्छा बुरा नहीं, पहले लिसन योर चिल्ड्रन, अच्छे प्रकार से सुनो। वो बड़ा है, एडोलेसेंट है, उससे हर चीज करो। नहीं बेटा ये तो सेक्स की तो बात ही नहीं करते, ब्रह्मचर्य की बहुत अच्छी बातें करते हैं हम। तो ब्रह्मचर्य और सेक्स में क्या फर्क है भाई? तुम बात करो, दोनों वर्ड हैं, तो दोनों शब्द हैं, तो उसमें इतना संकुचित किस लिए होना है? ये जो गुडनेस और इविल की जो बात है, ये हमें कहीं अपने मन से निकाल के उसको कहीं हमें आर्किटाइपल वैल्यू के हिसाब से फिर से हमें एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने लिए भी और अपनी पूरी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए। दूसरी बात आती है, दूसरा पॉइंट है रिलीजन का। जो हम रिलीजन कहते हैं, हमारा धर्म नहीं कहता, या देखो दुनिया क्या कहेगी, इस इन बातों को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए। अगर आप सच में जीते हैं, आप सच में एक उदारता को जानना चाहते हैं, तो ये आपको धर्म, कास्ट, क्रीड, ये सब चीजें एक तरफ रख के तब आपको अपने आप में स्थित होना पड़ेगा। ये आर्किटाइपल वैल्यूज में कोई धर्म, जात पात कुछ नहीं आता। वहां पे आर्किटाइपल वैल्यूज होते हैं, जहाँ पे एक गॉड होता है। जो इजिप्शियन गॉड देखे आप नेट पे निकाल के इमेजेस में जाके, इजिप्शियन गॉड जो है, वो गॉड जब आप देखेंगे तो वहां पे कोई धर्म नहीं है। वहां पे सिर्फ क्या बात है कि आप एक गॉड होने की क्वालिटी है। वो कहते हैं ना कि जो मनुष्य है वो 14 रत्नों की खान है। कौन से 14 रत्न? गुडनेस, उसमें गुडनेस भी आता है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी जब मेडिटेशन करेंगे तो उसमें हम आराम से बैठ जाएंगे और आज हम एक ब्रॉडर व्यू से हम एक पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को देखेंगे। और उस यूनिवर्स में हमें ये देखना है कि हम नीचे से धरती से चलें, और धरती से चलते चलते आसमान तक चलते चलते एक ब्रॉडर व्यू लेना है कि अब पत्ते भी हैं, फूल भी हैं, टहनियां भी हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ये हम सब एक वननेस में जीने वाले हैं। हम एक दिन में परफेक्शन नहीं आती है, परफेक्शन नहीं आती। कितने कितनी लाइफ टाइम जब पेड़ पौधे होते हैं, और इसी तरीके से हम भी लाइफ टाइम आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्यों ना हम एडजस्ट करें, और उसके साथ क्यों ना हम एक्सेप्टेंस सीखें। ये है गुडनेस का, उदार होने का गुण, कि जब हम दूसरों को समझने लगे कि अच्छा ऐसा है। और इसी गुडनेस का और इविल का एक और उदाहरण बहुत साल पहले से कई बार चर्चा करते रहे हैं हम, कि जैसे मान लो कोई भी हम कहानी उठाते हैं, रामायण की बात करते हैं या महाभारत की बात करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि दुर्योधन या जो कौरव थे वो खराब थे, पांडव बहुत अच्छे थे। हम ऐसे से, रावण बहुत बेकार था, राम बहुत अच्छे थे।
इस तरह की बातें हमने अपने मन में अच्छे और बुरे की हमने बात अपने आप में स्थापित कर ली कि भैंस अच्छी नहीं होती, गाय अच्छी होती है, और ये वाली गाय अच्छी नहीं होती, देसी गाय अच्छी होती है। मतलब हम अपनी अपनी धारणाएं बनाते चले गए, जबकि ये तो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि एक लाइफ टाइम में जैसे एक स्टेज होती है, उस पे करेक्टर चुना जाता है, एक विलेन होता है और एक हीरो होता है। तो सेम उसी तरीके से हम एक स्टेज को प्लान करके आते हैं, और उस प्लान में हो सकता है कोई एक हीरो है और एक विलेन है। इसी तरीके से कौरव थे और पांडव थे, एक लाइफ टाइम में उन्होंने वो चुना और उसके बाद उनका तरक्की हुआ आत्मा का। सेम इसी तरीके से दुर्योधन का पूरा फैमिली था, उनका भी तो तरक्की हुआ होगा ना नेक्स्ट आगे जाके। तो हम इतना बुरा क्यों मानते हैं? लगभग 7-8 साल पहले ये मेरे को अंदर से सवाल आता था कि कभी भी बुरा मत कहें, हम समझे नहीं, बिकॉज ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हम कहें कि इसको रोटी नहीं देनी क्योंकि ये भैंस है, या ये काला कुत्ता नहीं है, इसको रोटी देनी है क्योंकि ये काला कुत्ता है, क्योंकि शायद ये शनि भगवान को खुश कर देगा। पता नहीं क्या क्या धारणाएं बनाते रहते हैं गुडनेस और इविल की। और ये धारणाएं देखो हमारे लिए कितना खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि बच्चे वो ही सीखते हैं। मम्मा गेट पे काला कुत्ता आया है, क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे से सीख रहे हैं। हम ही सोसाइटी को मेंटेन कर रहे हैं। हम ऐसी एक सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं जिसमें ये धारणाएं बनी हुई है। हम इन धारणाओं से फिर ये समुदाय, पंथ, ये सब चीजें निकलने लगती हैं कि चलो उस गौशाला में जाओ जहाँ पे सिर्फ देसी गायें हैं, उस वृद्धाश्रम में जाओ कि अच्छा भाई बहुत अच्छा होगा, वो आशीर्वाद देंगे बुजुर्ग लोग, चलो बच्चे का जन्मदिन है तो वहां खाना खिलाते हैं। कर्म और कर्म फल, मतलब कि उससे परे की बात करनी है, हमें उस गुडनेस में जीना है हमेशा, जहां पर हमारे पास सिर्फ एक वो ऐसे गुण है जो कभी ना मिटने वाले हों। शाश्वत ऐसे नहीं होता, शाश्वत शाश्वत हम कहें आत्मा शाश्वत होती है, ऐसे आत्मा शाश्वत नहीं होती। उसके अंदर वो क्वालिटीज होती हैं, तब आत्मा शाश्वत बनती है। एक एक चीज, जैसे कहते हैं ना, कांटा लग जाए पैर में तो एक एक निकालना पड़ता है, 2 कांटे निकल गए, 3 कांटे निकल गए, हमारी एक बुराई निकल गई, दूसरी बुराई निकल गई, तीसरी निकल गई, फिर निकल गई, निकल गई, निकल गई, आत्मा के गुण आके बस गए, तो हम शाश्वत हो गए। ये शाश्वत होना होता है। तो हमें धीरे धीरे अपनी जो आर्किटाइपल जो वैल्यूज हैं, ये तो बहुत फास्ट चल रहा है, अभी भी हम बहुत जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि हर रोज भी हम अगर कोई एक आर्किटाइपल जो हम वैल्यू के ऊपर बात कर रहे हैं, तो टाइम बहुत लिमिटेड है, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है ये। इसको फिर कभी 2-3 महीने के बाद हम इसको 2-2 दिन, 3-3 दिन का म्यूजिक के साथ लेंगे। और जब तक के लिए हम एक डायरी मेंटेन करें या फिर जो रिकॉर्डिंग है उसको फिर से सुने कि हम अपने अंदर, अच्छा आज मैंने ये गलती की है, तो आज मुझे गुडनेस और इविल के बारे में जानना है और मैं अपने मन से परे जाकर ये बात कर रही हूँ। तो इस प्रकार से हम गुडनेस और इविल की बात को हमें सीखना है, जहां पे हम रिलीजन से बाहर आके, अपने कल्ट से बाहर आके, अपनी सोसाइटी से बाहर आके अपना सबसे पहले फैमिली में गुड रिलेशनशिप डेवलप करना सबसे पहला कर्तव्य बनता है। भागने से बात नहीं बनेगी, भागने से बात नहीं बनेगी। फिर एक और पॉइंट आ रहा था कि जब हम गुड और इविल की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, तो उसके साथ अब साइंटिफिक सोसाइटी क्या बोलती है कि आपका जो ब्रेन है उसमें रिसर्चेस जो आई, उसमें बताया गया कि 5 गुना ज्यादा जो दिमाग है वो ड्युअलिटी और नेगेटिव में ज्यादा होता है। क्यों होता है? साइंस, अब साइंस ने और हमें पजल कर दिया। तो जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन है, ये हमारे मन के बनाए हुए दायरे से ही उसके अंदर वो
स्मृतियां संग्रहित होती हैं। अब वो स्मृतियां जो है हमने वो अगर बुरी बना दी तो वो हमारे अंदर संग्रहित होंगी, तो ब्रेन अपने आप ही नेगेटिव ही पहले चुनेगा, ड्युअलिटी चुनेगा वो तो पहले, कि भाई देखो वो तो अच्छा नहीं है, तुमने ऐसा किया ना, अच्छा नहीं किया, तुम चुन्नी लेकर क्यों नहीं आए। छोटे छोटे ये झगड़े जो है रोज घरों में हम गांव से लेके शहर तक देखते हैं, भले ही कितना ही एजुकेशन हो जाए तो भी, कि भाई तुम चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम अफसर हो, फिर भी देखो तुम्हें दायरे में रहना पड़ेगा। अगर हमारे पास वो आर्किटाइपल गुण हैं तो हम जैसे हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं, उससे दूसरों को भी ये बात समझ आ जाती है, भले ही वो कुछ भी कहें। वो इस ये अलग अलग जो लेयर्स हैं समाज की, आज आपने व्यू किया होगा, तो सब अलग अलग लेयर्स के अकॉर्डिंग अपनी सोसाइटी को बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पर एक लाइफ टाइम में हम बदल नहीं सकते। हम सोचे कि ये बदल देंगे, नहीं हो सकता। तो ब्रेन में क्या बताया गया कि ये दो हिस्से हैं, और एक हिस्सा राइट है, एक लेफ्ट है। तो पहले जो रिसर्चेस थी वो कहते थे कि जो राइट ब्रेन है वो लॉजिकल होता है, सॉरी क्रिएटिव होता है, और जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिकल होता है। तो हम कैसे लॉजिकली सोचते हैं, लॉजिकली सोचते रहते, क्रिएटिव नहीं होता। लॉजिकली माइंड जो है वो हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप होने लगता है। वन वन टाइम हमने एक बार सोचना शुरू किया, वो लॉजिकली लॉजिकली सोचते सोचते हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और उसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक मतलब कि मोर एंजाइटी, और उसमें हम ज्यादा एक्टिव होते हैं, और जब हम थक जाते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है। लेकिन अब अगर मान लो 100 में से 70% हमारा सिंपैथेटिक ही काम करता रहे, और 30% पैरासिम्पैथेटिक, तो कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया ना। तो कोऑर्डिनेशन खत्म होगा तो मन में क्या आएगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सैडनेस, डिमेंशिया, पता नहीं क्या क्या मेंटल डिसऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। किसका कसूर है, अपनी धारणाओं का कसूर है, जहां पे हमने दूसरों से सुन लिया और बात माननी शुरू कर दी, नहीं 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 नहीं, शनि भगवान के लिए हमें जाना ही पड़ेगा शनिवार को, अंदर बैठा है शनि, तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है कहीं। अच्छी मेहनत करो, काम करो, अच्छे रहो, अपनी ऊर्जा को अच्छा बनाओ। वहां जाने से तो कुछ होगा नहीं, गंगा जी में नहाने से भी कुछ नहीं होगा। तो ये जो बात है, ये भी हमें साइंस जो कहता है कि राइट और लेफ्ट ब्रेन, इनकी राइट ब्रेन मोर क्रिएटिव होता है, इसीलिए लेफ्ट से हम सांस लेते हैं ताकि हमारा राइट ब्रेन क्रिएटिव हो। प्राणायाम में जो ज्यादातर योग जो चलता है, इसलिए द फर्स्ट रूल इज हमें लेफ्ट से सांस लेना चाहिए। पर चलो एक सेपरेट मैटर है, इसको हम अलग आराम से 1 वीक में कवर करेंगे। इट इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। अब हमें क्रिएटिव होने के लिए, हमें अपनी उस गुडनेस को सीखने के लिए अपने उस लॉजिकल माइंड को हमें बदलना पड़ेगा, लॉजिकल ब्रेन को हमें चेंज करना पड़ेगा। कि अच्छा अभी तक तो चलो हमने कर दिया, गलती कर दी। कन्वर्सेशन विद गॉड में नील डोनाल्ड कहते कि ठीक है, इट्स ओके, तुम डोंट फील गिल्टी, उसको छोड़ दो अभी तक जो किया है, लेकिन अब तो तुम बदलो अपने आप को, अपनी क्रिएटिव माइंड की तरफ। लेट अस ट्राई करके देखते हैं, कुछ नई क्रिएटिविटी करते हैं। उस क्रिएटिविटी का साहस, करेज होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर वो करेज आए कि हाँ, आराम से, शांति से, कि नहीं, मुझे अपने बच्चे के साथ एक बार फिर से शुरुआत करने दो, लेट अस सी। और 100% सक्सेस मिलती है, मैं अपने अनुभव से बताती हूँ, 100% सक्सेस मिलती है। दूसरे एग्जाम्पल जो दे रही थी कि हम जैसे ड्रिंक करते हैं, उस एग्जाम्पल से बहुत साल पहले, आज से 15 ईयर बैक मुझे ये बात समझ आई। हमारी फैमिली में भी है, हर फैमिली में इस तरह के लोग होते हैं, तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम कहते हैं बहुत खराब है, बहुत खराब है, ऐसे बोलते रहते हैं। कोई ज्यादा सोता है, कोई पढ़ता नहीं है, तो हम कहते हैं बहुत ही खराब है, पता नहीं कैसे संस्कार लेके आया है। हम ये बातें करते हैं, लेकिन बाद में मेरे को क्लियर हुआ कि हर घर में तो अलग अलग तरह की सोल्स आती है। कोई सोल ट्रांसेंडेंटल होती है, कोई सोल जो है मेच्योर होती है,
कोई सोल जो है इन्फेंट होती है, कोई सोल यंग होती है। तो अब जो यंग सोल है भाई, वो तो फैशन करेगा ना, वो एक तो एक्टिव रहेगा ना, उसके तो हाथ पैर जल्दी जल्दी काम करेंगे ना, और वो तो पूरा एक लाइफ में टिंच पिंच होके रहेगा। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं, वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग कि देखो कितना खराब व्यक्ति है ये, तो इस 60 साल की उम्र में भी तैयार होके घूम रहा है। बट अगर हम उस ब्रॉडर व्यू को देखते हैं कि हम ग्रुप सोल्स में यहाँ पे आते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल सोल में ग्रुप के रूप में आते हैं, लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग भी आते हैं। तो हम जब ग्रुप सोल इसलिए आते हैं क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा अगर सो रहा है तो वो गलत है, वो गलत नहीं है। बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो हमें सीखनी होती है। मैंने इस लाइफ में बहुत काम किया, बहुत काम किया, लेकिन एंड जब मेरा लाइफ का हो रहा था तो मैं कहा कि बस अब है ना, मुझे कुछ रेस्ट चाहिए। नेक्स्ट लाइफ में मैं रेस्ट के लिए आ जाऊंगी। और मेरी फैमिली क्या कहेगी, सारा दिन बड़ी बड़ी सोती ही रहती है, बेकार है, बिल्कुल आलसी है, संस्कार ही नहीं है इसके, तो पता नहीं कहाँ से आ गई है, मर क्यों नहीं जाती है। ऐसी ऐसी बातें हम बिना मेडिटेशन को समझते हुए हम ऐसी बातें निकालते हैं। लाइफ का प्लान है, उस लाइफ के प्लान को हम अधमरा कर देते हैं अगर बच्चों की बातें नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उस लाइफ के प्लान का जो एक्सपीरियंस उस लाइफ में हो रहा होता है, वो कहीं नेक्स्ट स्ट्रेच होके नेक्स्ट लाइफ में चला जाता है। हम कहते हैं नहीं, जैसे मैंने कहा तुम्हें डॉक्टर ही बनना है तो तुम डॉक्टर ही बनोगे, मेरा अहंकार पूरा होना चाहिए, गुडनेस इविल ये सारे जाए भाड़ में, जो तेरा अपनी क्वालिटी वो भी एक तरफ हो जाए, लेकिन मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। तो कहाँ से हम सक्सेस होंगे किसी चीज में? लाइफ प्लान तो उसका है, बना हम रहे हैं, वो तो अंदर से आया है एक आर्ट को लेके। लाइक मेरा इंटरेस्ट पेंटिंग में बहुत था, और मैंने डॉक्टरी के बाद मैंने, और अच्छा हुआ कि मैं जब डॉक्टरी करने लगी तो मैं ज्वाइंट्स, नी ज्वाइंट, ब्रेन और ये सब चीजें मैं पेंटिंग में बनाती थी, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था। और अगर अगर हम बच्चे का एक रियल में उस गुडनेस के रूप में हम समझें, एक देवता की भांति अगर हम समझे कि अच्छा हमारे बच्चे को, हमारे हस्बैंड को, पत्नी को क्या चाहिए, एक गुडनेस के रूप में हम अपने आप को प्रदर्शित करें, तो हर घर एक आश्रम ही है, हर घर एक मंदिर ही है, कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं। वो घर अपने आप में एक आश्रम ही बन जाता है। अच्छा आइए, अच्छा आइए, ओके, स्वीकार करते हैं। कई बार होता है कि एज फैक्टर है, ओके, 52, ऐसे लगता है कि बहुत लेट हो गए, फिर लगता है इट्स ओके, अभी तो सीख रहे हैं, फिर कर लेंगे, फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो एक हैप्पीनेस अंदर से होना चाहिए, डोंट फील गिल्टी कि हम लेट हो गए हैं। अभी हमारा जो टाइम है वो आगे हमें बच्चों को सिखाना है, जो सीडलिंग्स हैं उनको बताना है। क्रिस्टलाइन जो चिल्ड्रन है, हमें, हमारे जो बच्चे आ रहे हैं वो क्रिस्टलाइन बॉडीज के साथ आ रहे हैं। हमारा जो डीएनए है, हमारे डीएनए से तो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड डीएनए है बच्चों का। और हम फिर उन संस्कारों की बात करते हैं। बच्चे का संस्कार, बच्चे ने तो अच्छा सीखा ही नहीं, लव मैरिज करी, पैटर्न तोड़ा है, इट्स ओके, इट्स गुड। हम तो भाई 5 भाई थे, इकट्ठे रहते थे, कभी नहीं ऐसा किया। और एक उसमें से एक बच्चे ने जाके लव मैरिज कर ली, सारी जिंदगी हम उसी पैटर्न में कई कई पुश्ते चली जाती हैं, उसी पैटर्न में, कौन तोड़ेगा पैटर्न? वी हैव टू ब्रेक द पैटर्न्स। नया बनने के लिए हमें पैटर्न्स तोड़ने तोड़ने हैं। पर हम जो सोसाइटी की हमारी जो बातें हैं, उन बातों की वजह से हम उसमें गुड और इविल में फंस जाते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, जबकि लव मैरिज हो सकता है, अरेंज मैरिज कौन सा सक्सेस है? उठाइए डाटा, जिंदगी पास हो रही है, जस्ट पासिंग द लाइफ। इसीलिए हम बार बार जन्म लेते हैं, डिजायर्स,
सेक्सुअल डिजायर को पूरा नहीं कर पाते, वी कम अगेन एंड वी स्टक अप इन द मूलाधार एंड द स्वादिष्ठाना, बिकॉज हमें शर्म आती है, बिकॉज हमारी सोसाइटी ने इतने सख्त नियम बना दिए कि हम अपनी बात को बयान नहीं कर सकते हैं, एंड वी स्टक अप अगेन एंड अगेन, हम अपनी लाइफ को पास कर देते हैं बिकॉज वी कांट एक्सप्रेस, सप्रेशन में रहते हैं। धीरे 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 हमें अपने आप को एक्सप्लोर करना है। बहुत सब्जेक्ट है, कई बार लगता है कि इतने सब्जेक्ट हैं जो ना बहुत एक्सप्लोर करना चाहिए। मुझे एकदम से फ्लैश हुई एक बुक है डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा की। इजिप्ट में जब हम लोग गए थे तो एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड है, यू मस्ट रीड दैट बुक। उसमें एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा आज भी टीचिंग्स देते हैं वो, और उनकी जो 2 बुक हैं एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड एंड द लॉ ऑफ कर्मा, काफी हैवी बुक्स हैं वो। उसमें पता लगा कि जो आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो आपका शुक्र धातु होता है, जो सेक्सुअल डिजायर होती है, हम उसको कैसे सीखें, हाउ टू एक्सप्रेस। हम अपनी फिजिकल बॉडी के अंदर उनको सप्रेशन और रिप्रेशन में जीते हैं। दिस इज नॉट ए बॉन्डिंग ऑफ द फिजिकल बॉडीज। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया कि आप अपनी लाइफ को फिजिकल मत समझिए, यू क्रिएट द गुड एनवायरमेंट ऑफ द वाइटलिटी, यू क्रिएट द गुड एनवायरमेंट ऑफ द मेंटल, यू क्रिएट द गुड एनवायरमेंट ऑफ द सुप्रामेंटल बॉडीज। ये हायर स्टेट है जहां पे हमें इस बात को समझना है, क्योंकि एक बीज जो है अगर वो जन्म देता है एक पेड़ को तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। किसी दिन हम जरूर इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरा बुक रिमाइंड हो गया, वंडरफुल बुक। हम कभी भी लॉ ऑफ कर्मा में हम बहुत सारी बातें इन दोनों किताबों से सीख सकते हैं, जहां पे हम अटके हुए हैं गुडनेस और इविल में कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ब्रह्मचर्य, और इसी में ब्रह्मचर्य मीन्स दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, दूसरे को आत्मा के अनुसार उसका व्यवहार करना, आचरण करना। बच्चों को ये बात बताना कि अब आप बड़े हो रहे हैं, यंग हो रहे हैं, आपको ये काम सीखना है, हाउ टू एक्सप्रेस द लव, नॉट फिजिकली। ये बच्चों को सिखाना है। एंड स्पेंड टाइम विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ बैठिए, बात करिए, एक्सप्लोर करिए अपने आप को, नो हेजिटेशन। हर किसी का वही शरीर है, फिजिकल भी है, वाइटल भी है, मेंटल भी है, सुप्रामेंटल है। सुप्रामेंटल पहले बना दीजिए, बच्चों को बताइए कि देखो ये उदारता ऐसा होता है, लव ऐसा होता है, लव इज नॉट द फिजिकल। डाइनिंग टेबल पर हमेशा बात करिए, जब आप खाना खाते हैं पूरी फैमिली के साथ खाते हैं, या एक पर्टिकुलर टाइम रख लीजिए। फोन के ऊपर अगर दूर हैं बच्चे तो फोन पे बात करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए, अपने अंदर से वो सारा निकाल के लाइट बन जाइए। बस आपका तो काम सिर्फ इतना है, हमारा जो काम है इतना है कि हमें लाइट बॉडी बनना, हमें अपना काम यहाँ से सिखा के जाना है, बस इतना सा है।